हेलो, कैसे हैं? 10th के बाद एक नई दुनिया। जैसे जब हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं और एक स्क्वायर आ जाए एंड वी हैव टू टेक डिसीजन कि हमें किस रास्ते पर चलना है। आफ्टर 10th एक ऐसा ही स्क्वायर आया और आपने पाथ सेलेक्ट किया साइंस का, पाथ ऑफ इंटेलिजेंस, पाथ ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम है आपका साइंस की दुनिया में एंड फिजिक्स की दुनिया में। आपकी छोटी छोटी आंखों में जमाने भर के सपने होंगे, ड्रीम्स फॉर इंजीनियरिंग, ड्रीम्स फॉर मेडिकल या ड्रीम्स फॉर एनडीए। जो भी आपने चुना हो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। There are only two ways to live your life. One is as though nothing is miracle and other is though everything is a miracle. ये शब्द हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के। Everything is a miracle. आप हर चीज को गौर से देखना शुरू करें। ऑब्जर्वेशंस, इमेजिनेशंस, हर एक ऑर्डिनरी थिंग अपने आप में मिरेकल है। ये पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में एक मिरेकल है। आपको एक नया एटीट्यूड, एक नए विजन के साथ जर्नी स्टार्ट करनी है। एक तरीका हो सकता है कि आप इस पूरे पाथ को बोरिंग बना लें। इस केस में स्टडी बोरिंग होगी, बोझिल होगी, थकान वाली होगी। या Another ways, आप इस पाथ को इंटरेस्टिंग बना लें। Look up at the stars and not down your feet. Try to make sense of what you see and wonder about that makes the universe exist. Be curious. Be curious. Be curious. स्टीफन हॉकिंस आपसे ऐसा कहते हैं, द ग्रेट फिजिसिस्ट। एक ऐसे साइंटिस्ट जो फिजिकल बॉडी से बहुत कमजोर थे, लेकिन विल पावर के थ्रू उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज प्रपोज की है फिजिक्स में। या मैं आपको फिजिक्स को फैमिलियर कराने के लिए, फिजिक्स से फ्रेंडशिप कराने के लिए मैं आपको एक और कोट देना चाहूंगा। लीज मैटनर क्या कहती हैं? I love physics. I love physics with all my heart. It is a kind of personal law. As one has for a person to whom one is grateful for many things. जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ग्रेटफुल हो, उसने बहुत कुछ हमें दिया हो, तो हमारे हार्ट में उसके लिए लॉ होता है। जैसे कि हमारे मदर एंड फादर्स के लिए इस फिजिक्स ने हमको बहुत कुछ दिया है। इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, कूलर, एसी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, टेलीविजन, कार, बाइक्स, स्कूटी। क्या हमें उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? सो वी आर ग्रेटफुल फॉर फिजिक्स। जब आप ऐसे फीलिंग लेकर के स्टडी स्टार्ट करते हैं, फिर वो स्टडी बोरिंग नहीं होती है। वैसे भी कहा गया है कि फिजिक्स बोरिंग नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है वाल्टर लेविन की, बहुत बड़े फिजिसिस्ट और बहुत बड़े टीचर हैं वाल्टर लेविन। कहते हैं, टीचर हु मेक फिजिक्स बोरिंग और क्रिमिनल्स। टीचर्स हु मेक फिजिक्स बोरिंग और क्रिमिनल्स। ऐसा मैं नहीं कहता, ये वाल्टर लेविन ऐसा कहते हैं। बेटा, अभी आपको बहुत बड़े बड़े वर्ड सुनने पड़ेंगे। हम 11th और फिजिक्स के सिलेबस पे टारगेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी नजर जेईई मेंस पर है, नीट पर है। इस लाइन पे गौर करिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, बट कोशिश करके पकड़ लेना।
Ready? What is the universe? The universe is a symphony. The universe is a symphony of vibrating strings. We are nothing but melodies. We are nothing but melodies. We are nothing but cosmic music played out on vibrating string and membranes. We are just melodies. We are cosmic music. जो एग्जिस्टेंस के द्वारा वाइब्रेट हो रहा है, ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये ह्यूमैनिटी, ये अर्थ, ये सन, जस्ट अ म्यूजिक. कैन यू इमेजिन? ये लाइन कही है माइकियो काकू ने. ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं आज के दौर के, और यही तो कॉन्सेप्ट है नाद ब्रह्म का. खैर, इन भारी भरकम वर्ड से थोड़ा आगे चले. देखें, नेचर अराउंड अस कलरफुल एंड डाइवर्स. लार्ज वेराइटी ऑफ माउंटेन्स, विंड, सैंड्स, वाटर, प्लैनेट्स, रेनबो. हाथों को रब करने पर हीटिंग इफेक्ट का आ जाना, या ह्यूमन बॉडी की फंक्शनैलिटी, या सन से आने वाली एनर्जी, या वो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना. कितना इंटरेस्टिंग है. ये सब कुछ फिजिक्स के द्वारा समझा और समझाया जा सकता है. वैसे तो ये वर्ड जो साइंस जो वर्ड है, जिसको कि अपन संस्कृत और हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, अरेबियन वर्ड में इसको इल्म बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज. साइंस का अर्थ ही नॉलेज है. तो जो साइंस है, इसमें एक पार्ट है इसका नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ अ डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना. इसमें क्या होता है? आपके ऑब्जर्वेशनल एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस पर फोकस किया जाता है. जो नेचुरल साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा. आप 11th और 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस. उसमें से एक ब्रांच की हम स्टडी कर रहे हैं मेरे सेशन के थ्रू, जिसका नाम है फिजिक्स. तो व्हाट इज फिजिक्स? यही आपका फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल वर्ड. ध्यान रखिए, जो पहली यूनिट है आपकी, फर्स्ट यूनिट से एग्जाम में मान के चले कि बहुत कम आता है या नहीं आता है. कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन ये यूनिट पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि हमारी फिजिक्स से फ्रेंडशिप कराती है. विदाउट इस यूनिट के यदि हम पढ़ने जाते हैं, हम आगे स्टडी करते हैं, तो हम एक रट्टू तोते बनते चले जाते हैं, और फीलिंग नहीं आती. दैट्स वाई इस यूनिट का समझना बहुत जरूरी है. तो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन मान के चले आने वाले 2 इयर्स में जो 11th 12th है, उसके हर एक टॉपिक पर इस यूनिट का और इस सेशन का असर पड़ने वाला है. तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. सपोज ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. अर्थ के आसपास मून का चक्कर लगाना, या किसी ट्री से एप्पल का नीचे गिर जाना, या फुल मून लाइट में हाई टाइड्स का उठना, सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, सब कुछ समझाया जा सकता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से. तो फिजिक्स इज concerned with the basic rules with all applications to all domains of life. वैसे भी फिजिक्स वर्ड डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड होता है फ्यूसाइक, PHUSIKE. उसका मीनिंग ही होता है नेचर, मतलब नेचर के लॉस को समझना फिजिक्स है. अगर जब हम फिजिक्स को और इसके लॉस को समझते हैं, तो एक ग्रेट फिजिसिस्ट हुए हैं RP फैमन. RP फैमन हमसे कहते हैं, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर. हम नेचर को कैसे समझते हैं, उसके रूल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सपोज वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ द चेस, बट अलाउ टू वॉच द मूव्स ऑफ द प्लेयर्स. प्लेयर्स के बीच चेस चल रहा है, और आपको लंबे समय तक उस चेस गेम को
केवल ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया जाता है। आप बहुत लंबे समय तक जब चेस को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो उनके द्वारा चले गए मूव्स को जब कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप कुछ कुछ रूल आइडेंटिफाई कर पाते हैं और आप कहने लगते हैं कि चेस के रूल्स इस प्रकार से हैं। ये सारे एजम्पशंस होते हैं। जब आप सारे रूल्स जान लेते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि आप उस पूरे के पूरे गेम को समझ पाए हो। Even if we know all the rules of chess, it is not so simple to understand all the complications of a game in a given situation and predict the correct move. हो सकता है कि कोई प्लेयर को एक नया मूव चल दे जो आपने सोचा ही नहीं था और आपने जो प्रेडिक्शन किया है, जो रूल्स आपने इमेजिन किए थे, उससे बदल कर कुछ हो जाए। इसलिए फिजिक्स ने कई बार करवट ली और पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो कोलैप्स हो गए, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए। The nature around us is like a big chess game. हमारे आसपास नेचर एक चेस का गेम खेल रहा है और उसके मूव्स के द्वारा उनके होने वाले छोटे छोटे इवेंट्स की स्टडी करके हम लॉज स्टेबल कर पाते हैं। We allow to watch the events of nature and guess the basic rules according to which the event take place. We may come across new events which do not follow the rules guessed earlier. Discover new rules. हो सकता है कि जिन बड़े साइंटिस्ट के और जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पर फिजिक्स बेस्ड है, हो सकता है कि कल को कुछ नया फिनोमेना आए और ये उसे एक्सप्लेन न कर पाए। इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। सो फिजिक्स is the study of nature. It is real. We only discover the rules that are operating in nature. हम फिजिक्स में अपने मन से कोई नए रूल नहीं बनाते हैं। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, किसी ने भी अपने नए रूल्स नहीं बनाए हैं, बल्कि जो नेचर के रूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उन्हें डिस्कवर किया है। यहाँ किसी की मोनोपोली नहीं है, यहाँ केवल नेचर है और नेचर के जो रूल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और कल को यदि कोई नया फिनोमेना आता है तो हो सकता है कि पुराने रूल्स बदल दिए जाए। नो वन विल हेजिटेट टू चेंज दीज रूल्स। तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास भी हो सकता है, आप में से कल को कोई फिजिक्स को बदलने वाला बन जाए। मतलब फिजिक्स ने सबको इक्वल पावर्स दिए हैं। जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो बेटा सबसे पहले समझना होता है कि नेचर क्या है, ये एग्जिस्टेंस क्या है, ये दुनिया क्या है, ये अस्तित्व क्या है। और इस दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, या तो रेडिएशन है या तो मैटर है। या तो रेडिएशन या तो मैटर। और उनके बीच में बहुत सारी फोर्सेस वर्क करती हैं, बहुत सारी फोर्सेस वर्क करती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स में मैटर है और एनर्जी है, तो मैटर और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को समझाने वाला इक्वेशन आइंस्टाइन ने डिराइव करके दिया था, E = mc²। मतलब एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो मैटर है, इस मैटर के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस अप्लाई होते हैं और हम अपने आसपास डिफरेंट टाइप के फोर्सेस आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। और अब इस एग्जिस्टेंस में थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस हैं, लेकिन इस सारे फोर्सेस के बेसिस में केवल 4 बेसिक फोर्सेस हैं जिन्हें हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। दीज आर नोन एज फंडामेंटल फोर्सेस। और ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं कि अगर इन चारों फोर्सेस को हमने समझ लिया तो हम सारे बाकी के फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंपल तरीके से, सपोज मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को मैंने यहां से छोड़ा तो नीचे आ गया। इस पेन ड्राइव को जब मैंने यहां से छोड़ा तो नीचे आया, या ऊपर नहीं चला गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आप सभी जानते हैं, कुछ भी नया नहीं। पर न्यूटन ने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि नेचर में एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा फोर्स वर्क कर रहा है जो 2 मासेस के बीच लगता है। इट इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स
बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। मतलब मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास, और उसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटी है। ये यूनिवर्स के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है। इसे कैलकुलेट करके दिखाया गया था कि F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब जब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब ये पास होंगे तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर होंगे इनमें फोर्स कम होने लगेगा। इसमें भी मास है, इसमें भी मास है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है? ग्रेविटी। कंफर्म। लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ ये फोर्स क्या होने लगेगा? वीक होने लगेगा। मतलब ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब ये फोर्स इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही अप्लाई होगा। बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। अर्थ हर किसी को अट्रैक्ट करती है। ऐसा हुआ है कि आप अर्थ पे बैठे और अर्थ ने उठा करके आपको अपने आप फेंक दिया स्पेस पर? इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, बट रिमेंबर ये वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटी इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटी बहुत कमजोर फोर्स है। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी अर्थ के द्वारा लगने वाली ग्रेविटी को आप वीकेस्ट फोर्स क्यों कह रहे हैं? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या इसे अर्थ नीचे खींच रहा है? अब देखें, अर्थ इतना बड़ा अर्थ का इतना बड़ा मास, और अर्थ पावर ऑफ ग्रेविटी से इसे नीचे खींच रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रहा है और मैं देखें इसे ऊपर करे जा रहा हूं। इसका मतलब मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा हो गया जिसने इसको ऊपर उठा दिया, जबकि मेरा मास बहुत कम है और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाया गया था बहुत 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 कम होता है, इसलिए हम ज्यादा फील नहीं करते ग्रेविटी को। इट इज वीकेस्ट फोर्स बट लॉन्ग रेंज फोर्स। ये फोर्स बहुत दूरी तक काम करता है। सन अर्थ को खींचता है, अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। यदि हम यहां पर हैं तो इस वक्त हम अर्थ की ग्रेविटी में तो हैं ही हैं, साथ ही हमें सन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम पर लग रहा है, जुपिटर का भी लग रहा है, मार्स का भी लग रहा है, मून का भी लग रहा है, पर इतना कम है कि हम इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे ही वर्क कर लेता है। विदाउट मीडियम के फोर्स अप्लाई हो सकता है। ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ। दो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनके बीच में ग्रेविटी बहुत रेयर होगी, लेकिन सन और जुपिटर के बीच की ग्रेविटी काफी ज्यादा होगी। तो मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यह वर्क करता है। और मॉडर्न फिजिक्स में कि ग्रेविटी अगर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो कोई ना कोई पार्टिकल का कुछ तो एक्सचेंज हो रहा होगा। तो माना जाता है कि ग्रेविटॉन का एक्सचेंज होता है। इस फोर्स पे जब ग्रेविटी वर्क करती है, इस समय में ग्रेविटॉन का एक्सचेंज होता है। पर इस कहानी से मैं आगे अभी आपको नहीं ले जा सकता। एक बात ध्यान रखिए, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है। तो फर्स्ट फोर्स क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या होता है यूनिवर्स में कहीं भी लगता है टू मासेस के बीच। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेंट्रल फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वीकेस्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज पे काम करता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। कंफर्म? आफ्टर दिस, आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इंपॉर्टेंट फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखिए आप यहां पे कितने वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं? देयर आर टू वर्ड्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज मैग्नेटिक। इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, लेकिन चार्ज यदि मोशन में होता है तो वो करंट कहलाता है, और मोशन वाले चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तब मैग्नेटिक
फोर्स लगता है। मतलब कि मैं आपसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के मैं मिला दूं तो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इज इट क्लियर? टू चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज स्टैटिक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन चार्ज यदि मोशन में आता है तो उसको हम बोलते हैं करंट। उस केस में वो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दो फोर्सेस हुई हैं, इन दोनों को कंबाइन हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कैसा होता है? तो पहली बात जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक्ट बिटवीन चार्जेस, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर ये दो चार्जेस है P1 एंड P2 या Q1 एंड Q2, तो ये जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स वीक होता चला जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये भी सेंट्रल फोर्स है, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही लगता है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटी की तुलना में तो बहुत पावरफुल फोर्स है। ये दो चीजें हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव मतलब यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्टिव। लेकिन दोनों प्लस होते तो रिपल्सिव, दोनों माइनस होते तो रिपल्सिव। ये फोर्स क्यों लगता है? तो माना जाता है कि ये फोर्स फोटोन के एक्सचेंज के कारण लगता है। तो फोटोन इज एक्सचेंज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहला फोर्स क्या हुआ था? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखो बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स appear only certain nuclear processes such as beta decay of nucleus। अब यहां पे कुछ नए वर्ड्स आए। तो न्यूक्लियस आ रहा है, जिसका वर्ड आपने सुना हुआ है कि हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर मिलाता है, इसको मिलाकर हम एटम बोल देते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है और उसमें से रेडिएशंस बाहर आते हैं। इस केस में एक स्पेशल प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं बीटा डिके। तो बीटा डिके के केस में इससे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बाहर आते हैं। इन बीटा डिके न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। दिस पार्टिकल वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय वोल्फगैंग पाउली इन 1931। बीटा डिके प्रोसेस, अनस्टेबल न्यूक्लियस के द्वारा होने वाली प्रोसेस। इस केस में क्या होता है, जो रेडिएशंस निकलते हैं तो वहां पे बहुत सारे पार्टिकल रिलीज होते हैं और वो पार्टिकल्स में दो पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रिनो। अब क्वेश्चन आएगा, अगर जितना आपने 10th में पढ़ा है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, और बीटा डिके में हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ध्यान रखना, आपने जो कुछ 10th तक पढ़ा है एक केवल एक अपर लेयर थी। जैसे मूवी के पहले एक ट्रेलर आता है, बस आपने ट्रेलर देखा हुआ है, असली पिक्चर अब आपको दिखाई जाएगी। जब हम छोटे थे वो खाना नहीं खा रहे होते थे तो मम्मा ने क्या बोला था, वो चंदा आपके मामा है, और हमें मामा बना दिया था। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें कि 10th लेवल पर हमको मामा बना दिया जाता है। जो चंदा मामा था आगे चल करके सैटेलाइट हो जाता है। ठीक है, तो बीटा डिके प्रोसेस में एक स्पेशल पार्टिकल बाहर आता है जिसे हमने कहा है न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जो लगभग ऑलमोस्ट मासलेस होता है, चार्जलेस होता है। कहने वाले साइंटिस्ट बोलते हैं बड़ा अजीबोगरीब पार्टिकल है, इट इज ए गोस्ट पार्टिकल है, भूतिया पार्टिकल है। इसके बारे में कई चीजें बोली जाती है। तो यहां पर समझ लें कि जिस वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, ये पक्की बात है कि चूंकि ये न्यूक्लियर फोर्स है मतलब न्यूक्लियर में ही लगेगी। ये फोर्स हमेशा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगता है। ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है मतलब ये 10 to the power of -14 to 10 to the power of -15 मीटर तक ही काम कर सकता है। गौर करिएगा डाटा पे, 10 to the power of -14 मीटर, मतलब कितना छोटा होगा।
ये हमेशा बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस में हमें ये वाला फोर्स समझ में आता है। ये काम करता है न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल्स के बीच। न्यूट्रिनो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता है। मतलब अगर हम सीरीज में अरेंज करना चाहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, आफ्टर दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और बोला जाता है कि वेक्टर बोसॉन इसके एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। अब सुन लीजिए, इसके आगे वेक्टर बोसॉन पे मैं डिस्कशन अभी इस टाइम पे नहीं कर सकता। कितने फोर्सेस हो गए? 3। ये फोर्सेस कौन से हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस मतलब जो एग्जिस्टेंस में वर्क करते हैं। यही फोर्स अलग अलग रूपों में हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। द फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, the fourth is a strong nuclear force. Strong nuclear force. It is the attractive force between protons and neutrons in a nucleus. अब आप फिर से गौर करिएगा, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन तो अनचार्ज्ड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं ये तो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। इस केस में 2 प्रोटॉन जब पास में हैं उनमें तो रिपल्सन काम करना चाहिए। जब प्रोटॉन में रिपल्सन काम करेगा तो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे और आपका जो न्यूक्लियस है तो टूट जाएगा। यदि आपका न्यूक्लियस टूटेगा तो क्या होगा? आप सोचें, हर जगह हमारी पूरी बॉडी, आपके आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है सब में तो न्यूक्लियस है, सब कुछ टूट जाएगा, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस में ब्लास्ट हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। इसका अर्थ है कि न्यूक्लियस में जब 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं तब कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स था जो उनको आपस में बांधे हुए है। इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। ये हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इस एग्जिस्टेंस का सबसे मजबूत फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियस, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स के बारे में ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। इसका मतलब है इस पे चार्ज का असर नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता तो प्लस और माइनस होने पर अट्रैक्टिव और प्लस प्लस होने पर रिपल्सिव। मतलब चार्ज के नेचर के आधार पर अट्रैक्शन या रिपल्सन डिसाइड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव है। प्लस प्लस के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट इन अ न्यूक्लियस। चूंकि केवल न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, दैट्स वाई इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, जिसकी रेंज बहुत छोटी होती है। नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, कोई इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। एंड मेसॉन इज एक्सचेंज पार्टिकल। इसमें एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है? मेसॉन होता है। कुछ बुक्स में पाई मेसॉन दिखेगा। अब हमारे पास कितने फोर्सेस हो गए? ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हूं, सबसे कमजोर फोर्स, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 यूनिट दूं तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना कम हो, कमजोर होगा, 10 to the power of -2। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power of -13 और ग्रेविटेशनल फोर्स 10 to the power of -39। एक इसका रिवर्स करूं, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करूं कंपैरिजन। ग्रेविटेशनल फोर्स के यदि मैं 1 मानूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा? 10 to the power of 25। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 10 to the power of 36। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा? 10 to the power of 38। कंक्लूड करूं, सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल, उससे स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं
अब फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि भाई फिजिक्स में अभी तक क्या समझा दिया कि फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर में दो ही चीज़ें हैं, या तो रेडिएशन से या तो मैटर है। मैटर जो होता है उसमें फोर्स होती है और फंडामेंटल फोर्सेस चार्ज होती है। लेकिन इस वास्ट नॉलेज को हम हैंडल कैसे करें? तो इस केस में फिजिक्स में दो प्रकार की अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। एक कहलाती यूनिफिकेशन, एक कहलाती रिडक्शन। हम दोनों को समझते हैं। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, फिजिकल फिनोमेनन इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। एनसीईआरटी ऐसा लिखता है, फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। हम सारे के सारा इस पूरे जो मिलियंस ऑफ लॉज, कॉन्सेप्ट सब कुछ हैं, इनको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में समझा सकें। इट इज अ ट्रायल टू कोरिलेट एंड यूनाइट वेरियस यूनिवर्सल लॉज एंड बेसिक फेनोमेना ऑफ नेचर टू एक्सप्लेन एन एक्टिविटी। यूनिफिकेशन के बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि मैक्सवेल ने यूनिफाइड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल फिनोमेनन, इन सबको एक साथ यूनिफाइड कर दिया इस कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मतलब कि मैक्सवेल ने क्या किया था, यूनिफाइड इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और ऑप्टिकल फिनोमेना, इन तीनों को मिक्स करके एक साथ सबके लिए एक ही रूल स्टेबल कर दिया। उसने बोल दिया लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसने यूनिफाई कर दिया तीन अलग अलग स्ट्रीम्स को। तो जब हम यूनिफिकेशन करते हैं मतलब कि हम बहुत सारे रूल्स के लिए कोई सेलेक्टेड रूल बना लेते हैं और उसके आधार पर हम पूरे इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफिकेशन के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई बोथ ऑन फॉलिंग ऑन एप्पल फ्रॉम अ ट्री एज वेल एज मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के आसपास प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, समझा सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। पेड़ से एप्पल गिरा, समझा सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी फुल मून में, हम समझा सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसी प्रकार से आगे चल के आप देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले समय में आएगा। ये सभी एग्जाम्पल किसके? यूनिफिकेशन के। यूनिफिकेशन फिजिक्स में कई प्रकार से किया जाता है। एक कहलाता है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि चार टाइप की फोर्स है। तो पहले आप समझे कि जैसे मैं कह रहा था मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को यदि मिला दें दोनों कॉन्सेप्ट्स को और किसी कॉमन थ्योरी से हम आगे बढ़ें, ये कहलाता है मैग्नेटिज्म। कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को मिला दे तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वीक फोर्स वाला कॉन्सेप्ट हम मिला दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक फोर्स, तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है इलेक्ट्रोवीक मॉडल। इलेक्ट्रोवीक मॉडल, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स हैव नाउ बीन यूनिफाइड एंड आर सीन एज एस्पेक्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इलेक्ट्रोवीक फोर्स की स्टडी करने का मतलब होता है आप मैग्नेटिज्म की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी कर रहे हैं और वीक फोर्स की स्टडी कर रहे हैं। अब आपका जो इलेक्ट्रोवीक मॉडल आ गया, उसके साथ आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी मिला दें, इस केस में कहलाता है ग्राउंड यूनिफिकेशन। इट इज नोन एज ग्रैंड यूनिफिकेशन। और इस ग्रैंड यूनिफिकेशन के साथ आप ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी मिला दें तो उस केस में कहलाता है क्वांटम ग्रेविटी या सुपर यूनिफिकेशन। सुपर यूनिफिकेशन, शायद स्ट्रिंग थ्योरी इसको आगे चल के अचीव कर सके, पर अब तक ये अचीव नहीं हुआ है। तो यूनिफिकेशन का मतलब होगा कि सारे के सारे रूल्स को मिला करके कुछ सेलेक्टेड रूल्स में बांध देना। मैं सीधे सीधे वर्ड में बता दूं आपको कि इट इज अ बॉटम अप अप्रोच, छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देना। इसकी एक रिवर्स प्रोसेस होती है। ये जो रिवर्स प्रोसेस, इट इज अ हार्ट ऑफ फिजिक्स। इट इज रिडक्शन। यूनिफिकेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन। इट इज द एफर्ट टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इनटू
अ सिंपलेस्ट पार्ट। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे 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 सिंपल पार्ट में हम तोड़ लें और सिंपल पार्ट्स की स्टडी करें और उनके अपने अपने रूल्स स्टेबल कर लें। फिजिक्स ऐसे ही वर्क करता है। टू स्टडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, उसके जिस पार्ट से मिलकर बना है उससे हम बना लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। अब हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो टेम्परेचर जिस बॉडी में, उसके हर एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एवरेज ही हम टेम्परेचर मान लेते हैं। तो ये हो गई टॉप डाउन अप्रोच, बड़े से छोटे की ओर। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शन दो फिजिक्स की प्राइमरी अप्रोचेस हैं। अब कोई आपसे बोल सकता है कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो भाई स्कोप कहां नहीं है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड, कवरिंग अ ट्रेमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने बड़े मैग्नीट्यूड पे काम करता है जरा सोच के देखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए लेते हैं मैग्नीट्यूड लेंथ का, तो फिजिक्स 10 टू द पावर ऑफ 40 मीटर पे काम कर लेगा। 10 टू द पावर ऑफ 40 मीटर, इमेजिन करें। पावर ऑफ इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। 10 टू द पावर ऑफ 40 फिजिक्स इस मैग्नीट्यूड में भी काम करता है। या मान लीजिए न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं तो 10 टू द पावर ऑफ -14, 10 टू द पावर ऑफ -14, 1 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 14, 1 बटे, और 1 के आगे कितने जीरो, 14 जीरो, इतनी छोटी सी लेंथ पर। तो लेंथ में एक साइड में बिग लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ है 10 टू द पावर ऑफ 40 मीटर, दूसरा साइड में 10 टू द पावर ऑफ -14। या आप टाइम से कंपैरिजन कर लें, फिजिक्स का कैलकुलेशन कैसे चलेगा। एक तरह में हम टाइम को छोटा करेंगे। कितना छोटा, एक सेकंड लिया, सेकंड का कौन सा पार्ट, 10 टू द पावर ऑफ -22। अब टाइम इमेजिन करें कितना छोटा टाइम है, एक सेकंड, तो 1 सेकंड अपॉन 10 के आगे 22 जीरो लगा दें, कितना छोटा टाइम है। या फिर 10 टू द पावर ऑफ 18 सेकंड, उसके स्कोप देखें, उसकी रेंज देखें कितनी बड़ी है। मास के केस में भी ऐसा ही है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे काम करता है फिजिक्स। जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं बेटा, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिजिक्स की 2 कैटेगरीज है, एक कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स और एक कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स, उसका नाम ही क्लासिकल है। क्लासिकल म्यूजिक आप सुनते हैं आप नहीं सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है वो जो ट्रेडिशनल फिजिक्स था, जो धीरे धीरे डेवलप हुआ, एकदम पुराने स्टाइल वाला फिजिक्स। ये डील करता है मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना पर, मैक्रोस्कोपिक बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है क्लासिकल फिजिक्स। इसका अपोजिट होता है मॉडर्न फिजिक्स, डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, जो न्यूक्लियस पर तक जाकर फोकस करता है। तो फिजिक्स के आपके 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, मतलब किस डोमेन की बात करें, मैक्रोस्कोपिक डोमेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप कुछ वर्ड सुनते हैं, जिसमें से एक आता है मैकेनिक्स। जब 11th का फिजिक्स स्टार्ट होगा तो मैकेनिक्स से ही स्टार्ट होती है। तो व्हाट इज मैकेनिक्स? इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑन मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड होता है पूरा का पूरा मैकेनिक्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक स्टडी करते हैं, मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशन, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडीज, propulsion ऑफ रॉकेट, वाटर वेव, साउंड वेव। ये सारा जो हिस्सा है, जो स्टडी है, किसकी है? मैकेनिक्स की है। तो फिजिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो पहला पोर्शन हम पढ़ने वाले हो मैकेनिक्स का है। इसके बाद सेकंड आता है थर्मोडायनामिक्स। अभी हम क्लासिकल फिजिक्स की ही बात कर रहे हैं। सेकंड आता है थर्मोडायनामिक्स। इट डील्स विथ सिस्टम इन माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चार्ज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। इसमें भी आप कई प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हीट, टेम्परेचर, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक्स का जो मेन टॉपिक रहने वाला हीट और टेम्परेचर, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स का हम स्टडी करेंगे। तो मैकेनिक्स भी 11th में है,
थर्मोडायनामिक्स भी 11th पे है। जब आप इतना स्टडी कर लेंगे तब आपका स्टार्ट होगा 12th का फिजिक्स, जिसमें स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इट डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विथ चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। इसमें आप जो स्टडी करेंगे, जो आप बेसिकली 12th के फिजिक्स में स्टडी करेंगे, चार्ज, करंट, मैग्नेट, डीसी करंट, एसी करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर, प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स एटसेट्रा। तो बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो पहला हुआ मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनामिक्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चौथा आता है ऑप्टिक्स। नाम से पता चल रहा है लाइट से जुड़ी हुई चीजें। इट डील्स विद द फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन। हाँ सर 10th का है, 10th का कुछ नहीं है, 10th में इंट्रो था, ट्रेलर पढ़ा है, मूवी अब दिखाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, कलर, रेनबो, कलर ऑफ स्काई, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब कुछ जो होगा ये किसका पार्ट होगा? क्लासिकल फिजिक्स का, जो मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पर डील करेगा। इसके अलावा एक और पार्ट होगा माइक्रोस्कोपिक डोमेन का। माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट न्यूक्लियस लेवल। इसमें क्या आएंगे टॉपिक्स? एटॉमिक, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर। इट ऑल्सो डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ प्रोब्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। इसमें बेसिकली जो स्टडी करेंगे क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड टू हैंडल दिस फिनोमेना। तो ये रहा माइक्रोस्कोपिक डोमेन, या इसको आप बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, फिजिक्स में कुछ नए नए वर्ड्स आने लगते हैं और वो वर्ड्स हमको परेशान करते हैं। जैसे कि एक वर्ड आ गया, मान लीजिए हाइपोथेसिस। तो व्हाट इज हाइपोथेसिस? इट इज अ सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इज ट्रू। गौर से, हाइपोथेसिस इज सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इज ट्रू। इट मे नॉट बी प्रूव बट कैन बी वेरीफाइड थ्रू सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने उसे वेरीफाई किया है, पर वो कितना सच है वी कैन नॉट से। इट इज नोन एज हाइपोथेसिस। इसका जस्ट वर्ड होता है एक्सियम। एक्सियम मतलब होता है सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। सेल्फ एविडेंट ट्रुथ मतलब कि बोले हैं उसको स्वयं सिद्ध, अपने आप में स्वयं प्रमाणित होता है, उसे साबित करने के लिए कुछ भी बताना नहीं पड़ता। दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सीज एंड क्वेश्चंस। तो हाइपोथेसिस, एक्सियम, मॉडल, कई बार वर्ड आएगा मॉडल। मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। जो हमने जो फिनोमेना ऑब्जर्व किया है उसको प्रपोज करने के लिए हम एक पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप करते हैं, इट इज मॉडल। फिर एक कहलाता है एजम्पशन। एजम्पशन इज बेसिक टाइप ऑफ फिजिक्स where a number of phenomena can be explained. These assumptions made from experiments, observations and lot of statistical data. जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करेंगे, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम एक एजम्पशन सामने रख देंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इज ट्रू, या एक्सियम, या मॉडल, या एजम्पशंस। फिजिक्स में आपको ये बहुत कुछ सुनने मिलेगा। फिर आपका जो फिजिकल वर्ड है फर्स्ट यूनिट है, उसको आप जब रीड करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं पहले बोला है कॉम्पिटिशन में नहीं आता है, एग्जामिनेशन में भी बहुत कम हिस्सा आता है। जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप एक बार स्टडी कर लें। हाँ, जो फोर्सेस बताइए, चारों फोर्स, उसे अच्छे से देख लेना। इसके अलावा देखें कि बहुत सारी एप्लीकेशन है फिजिक्स की। फिजिक्स ने हमको बहुत सारी चीज़ दी है, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हमने स्टीम इंजन बना लिया।